जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। 2 नई सीरीज़ मिल चुकी हैं और आपको एक्स्ट्रा एपिसोड वाली सीरीज़ में मैं डालता हूँ। रूथलेस, मैं उदा नहीं हूँ, और बाकी सीरीज़ के भी एक्स्ट्रा एपिसोड और स्टार्टिंग के एपिसोड भी आज मैं शुरू कर रहा हूँ सारे के सारे। ऑल एपिसोड ऑफ स्टार्टिंग सीरीज़ आर अपलोडेड। सारे सीरीज़ के एपिसोड आज डाल दूँगा मैं। स्टार्टिंग से सारे एपिसोड स्टार्ट होंगे और ये रहा मेरा सागा सीरीज़ का नाम है एप्लीकेशन का। ये लोगो है, डाउनलोड कर लेना। ओमकार के मुंह से यह सुनकर कि वह उसे दूसरे आदमियों की परवाह करने को कह रहा है, सिया के होंठ हल्के से कांप उठे। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। उसने गंगा की ओर देखा, जो अकेले जा रहा था। मन ही मन आह भरी और कुछ नहीं कहा। चलो, ओमकार ने सबको आवाज दी और सभी उसके पीछे पीछे स्काई हॉल से बाहर निकल गए। जब वह गंगा के पास से गुजरा तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। बाकी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, किसी के चेहरे पर सहानुभूति, किसी पर नफरत, किसी पर दया, तो किसी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान। सिर्फ नगीना ही थी जिसने कुछ कहने की कोशिश की। गंगा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी बड़ी बहन रोमा ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से कुछ कहा और नगीना बस मजबूरी में सिर झुका गई। उसने चुपके से गंगा की ओर देखा और फिर बाकी लोगों के साथ चली गई। गंगा मुस्कुराया और नगीना को सिर हिलाकर इशारा किया। उसे दूसरों के व्यवहार की कोई परवाह नहीं थी। वह भी स्काई हॉल से बाहर निकल गया। ड्रैगन पीक लौटने के कुछ ही समय बाद उसे ड्रैगन रेन हॉल में इकट्ठा होने का नोटिस मिला। बाकी 9 लोग पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और आपस में जोश से बातचीत कर रहे थे। गंगा के अंदर आते ही नगीना को छोड़कर बाकी सभी ने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि नगीना ने भी सिर्फ एक नज़र डाली, लेकिन उससे बात करने नहीं आए। उसकी बड़ी बहन रोमा उस पर कड़ी नज़र रख रही थी। गंगा ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह एक जगह बैठ गया और अकेडमी के उच्च अधिकारियों के आने का इंतजार करने लगा, साथ ही उनकी बातें सुनने लगा। डीन ने कहा था कि डीन लू टीम को लीड करेंगे, तो आज हमें डीन लू दिख सकते हैं। डीन लू शायद इमॉर्टल रेल्म में होंगे, है ना? ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम अनडाइंग रेल्म के पीक पर तो जरूर होंगे। 9 डिसाइपल्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। चरण का नाम लेते समय उनके स्वर में सम्मान और उत्साह साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद एलिसन, मोबिन और कई एल्डर्स के साथ अंदर आईं। ग्रीटिंग्स, डीन एंड एल्डर मो। ओमकार ने आगे बढ़कर झुककर अभिवादन किया और बाकी सबने भी ऐसा ही किया। सभी की नज़रें एलिसन और एल्डर्स पर गईं। जब उन्होंने देखा कि कोई नया व्यक्ति नहीं है, तो वे हैरान रह गए। डीन लू वहां नहीं थे। एलिसन ने कहा, देखना बंद करो। डीन लू को कुछ काम आ गया है, इसलिए वे अभी नहीं आएंगे। लेकिन वे त्रिलोकपुरी पहुंचेंगे और अगर सब ठीक रहा तो हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट मिस नहीं करेंगे। ओह, ऐसा है। सबको थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद की कि वे त्रिलोकपुरी में उस महान व्यक्ति को देख पाएंगे। दूसरी तरफ ओमकार के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। अगर वह टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करे और चरण का पर्सनल डिसाइपल बन जाए, तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। चलो, अब विंडफायर सिटी चलते हैं। एलिसन ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सबको बाहर ले गईं। वे विनस स्क्वायर पहुंचे, जहां जमीन दो तरफ खिसकी और एक विशाल ड्रैगन शेप्ड वॉरशिप बाहर निकला। वह एक लंबे ड्रैगन की तरह दिख रहा था और उससे जबरदस्त आभा निकल रही थी। गंगा और बाकी लोग ड्रैगन मार्शल शिप पर सवार हो गए। उनके साथ कई अन्य डिसाइपल्स भी आए, जो हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट देखने और सपोर्ट करने जा रहे थे। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे, लगभग 100 लोग थे, लेकिन सभी ड्रैगन मार्शल अकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स थे। कोई भी 40 साल से अधिक नहीं था और सभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक पर थे। अगर इन्हें बाहर की वर्ल्ड में रखा जाए, तो ये सभी टॉप जीनियसेस माने जाएंगे। बाकी जो डिसाइपल्स जाना चाहते थे, उन्हें खुद ही जाना था। ड्रैगन मार्शल शिप उड़ान भरकर 2 दिन बाद विंडफायर सिटी पहुंच गया। विंडफायर सिटी त्रिलोकपुरी के पास स्थित था। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वेन्यू बंद कर दिया गया था, इसलिए सभी फोर्सेस के लोग विंडफायर सिटी में ठहरे हुए थे। ड्रैगन मार्शल शिप के डेक पर खड़े होकर गंगा दूर से विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन का दृश्य देख सकता था। वहां आग की लपटें उठ रही थीं, घना धुआं आसमान में फैल रहा था और लावा हवा में बहता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो आसमान में लावा की नदी बह रही हो। ये दृश्य बेहद रहस्यमय था। लेकिन उस लावा से निकलने वाली आग की शक्ति बहुत डरावनी थी।
ज्वालामुखी की राख ने आसमान को ढक रखा था, जिससे पूरा इलाका हमेशा धुंधला और बादलों से घिरा रहता था। सूरज दिखाई ही नहीं देता था। जहां तक वहां के पेड़ों की बात है, गंगा ने ध्यान से देखकर इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन के स्पिरिट हर्ब्स भाग में खोज की और अंततः उन्हें पहचान लिया। ये पेड़ विंड सिंगिंग ट्री कहलाता है, जो न केवल तेज हवा पैदा करता है बल्कि हथियार बनाने में भी उपयोगी होता है। पहुंच गए। ड्रैगन मार्शल शिप एक बड़े खुले क्षेत्र में उतरा, जहां पहले से कई अलग अलग आकार के एयरशिप्स खड़े थे, जिन पर अलग अलग सिंबल्स बने हुए थे। गंगा ने एलिसन द्वारा दिए गए स्पिरिट टैबलेट की सारी जानकारी याद कर रखी थी, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया। ये एयरशिप्स 8 लेक्स अलायंस, ब्लेड सेक्ट, आयन एम्ब्रॉयडरी सेक्ट, रोज काउंटी और हंशा काउंटी के थे। हालांकि रूबी काउंटी हंशा काउंटी के साउथ में था, लेकिन वह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पूर्व के करीब होने के कारण ईस्टर्न 9 काउंटीज में आता था और हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग नहीं लेता था, वह यंग फीनिक्स टूर्नामेंट में भाग लेता था। ये जगह खास तौर पर हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए तैयार की गई होगी। यहाँ 30 से ज़्यादा एयरशिप्स आ सकते हैं। लेकिन रोज काउंटी, हंशा काउंटी और हमारे ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिप्स सबसे बड़े और प्रभावशाली हैं। बाकी फोर्सेस की तुलना तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जिनके पास एयरशिप है वे भी कम ताकतवर नहीं हैं। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के डिसाइपल्स आपस में चर्चा करने लगे। एयरशिप डॉकिंग एरिया के पास एक बिल्डिंग थी, जो शायद टूर्नामेंट के स्टाफ की थी। जैसे ही ड्रैगन मार्शल शिप के लोग उतरे, वहां से कुछ लोग तुरंत बाहर आए और एलिसन का स्वागत किया। उनका नेता आगे बढ़ा, झुककर बोला, डीन, आपका स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम आशीष है, कृपया शहर में आइए। धन्यवाद। एलिसन ने हल्के से सिर हिलाया और सबको साथ लेकर त्रिलोकपुरी सिटी की ओर चल पड़ी। सबने देखा कि आशीष एक वॉइड रेल्म कल्टिवेटर था। ये देखकर वे चौंक गए। स्पष्ट था कि यह सम्मान सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि एलिसन इमॉर्टल रेल्म में थी। त्रिलोकपुरी सिटी पहुंचने के बाद वे एक बड़े कोर्टयार्ड में ठहरे। आशीष निर्देश देकर चला गया। उसके जाने के बाद एलिसन ने कहा, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। इस दौरान हम यहीं रहेंगे। ध्यान रहे, यहाँ कई फोर्सेस मौजूद हैं, किसी से भी झगड़ा मत करना। जी, डीन, सबने एक साथ जवाब दिया। एलिसन और मोबीन के जाने के बाद ओमकार ने गंगा की ओर देखा और कहा, जूनियर ब्रदर, अभी डीन जो कह रही थी वो खास तौर पर तुम्हारे लिए था। तुम बहुत घमंडी हो। हमारे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स तुम्हें सहन कर सकते हैं, लेकिन त्रिलोकपुरी सिटी में बाकी लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर। गंगा हल्की मुस्कान के साथ ओमकार से मजाकिया अंदाज में बोला, लेकिन उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। हून। ओमकार ने ठंडी सांस छोड़ी, उसकी आंखों में ठंडा भाव चमका। फिर उसने सीनियर डिसाइपल की तरह बाकी लोगों से कहा, सब लोग मेरे साथ मेन हॉल में चलो, मुझे कुछ बातें बतानी हैं। और जो लोग हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं वे मेरे साथ चल सकते हैं। कुछ दोस्तों से मिलेंगे और दूसरे फोर्सेस तथा रॉयल फैमिली के लोगों से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सब लोग लॉबी की ओर चले गए, जबकि गंगा अकेला अपने कमरे में लौट गया। नगीना ने पीछे मुड़कर देखा। गंगा को अकेला देखकर उसके दिल में हल्की उदासी हुई। उसे लगता था कि गंगा एक अच्छा इंसान है, लेकिन किसी वजह से सीनियर ब्रदर हमेशा उसे निशाना बनाता है। पहले वो ओमकार का सम्मान करती थी, लेकिन अब उसे वो थोड़ा संकी लगने लगा। गंगा अपने कमरे में लौटकर तुरंत कल्टिवेशन में लग गया। उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पता ही नहीं चला और रात हो गई। थक 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 अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा ने आंखें खोलीं, दरवाज़ा खोला और सामने नगीना को देखकर हैरान रह गया। नगीना, तुम यहाँ? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें डांटेगी? गंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नगीना ने कहा, मेरी सिस्टर, सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर सब गैदरिंग में गए हैं। सीनियर ब्रदर के बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने दूसरे फोर्सेस के जीनियसेस को इनवाइट किया है। मैंने बहाना बना दिया और नहीं गई। गंगा ने हैरानी से पूछा, दूसरों से बातचीत करने से इंसाइट मिलता है और उनकी ताकत का अंदाज़ा भी होता है, तुम क्यों नहीं गई? नगीना ने सच्चाई से कहा, मैंने देखा कि तुम बिल्कुल अकेले हो और सब तुम्हें अलग कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आ गई।
ये सुनकर गंगा को हल्की हंसी आई, लेकिन अंदर से वो भावुक भी हुआ। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं, त्रिलोकपुरी सिटी में देखते हैं कुछ मज़ेदार है या नहीं। ठीक है। नगीना ने खुशी से सिर हिलाया, उसका गुड़िया जैसा चेहरा खुशी से चमक उठा। वो स्वभाव से बहुत चंचल थी, लेकिन अपनी बहन रोमा के कारण उसे खेलने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए गंगा का प्रस्ताव उसे बहुत अच्छा लगा। गंगा ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों शहर की सड़कों की ओर निकल पड़े। त्रिलोकपुरी सिटी इस समय बहुत जीवंत था। अलग अलग फोर्सेस के आने के कारण शहर पूरी तरह रोशनी और सजावट से भरा हुआ था, मानो कोई त्योहार हो। सड़कों पर तरह तरह की गतिविधियां थीं, जैसे भारतीय की मूर्तियां बनाना, लैंटर्न रीडल्स और कई खेल। नगीना ने कई सालों से इन चीज़ों का आनंद नहीं लिया था। अब गंगा के साथ वो सब कुछ देख रही थी और बहुत खुश थी। नगीना पहले से ही बेहद सुंदर थी, और जब वो मुस्कुराती थी तो राह चलते लोग भी उसे मुड़कर देखते थे। यहाँ तक कि एक दुकानदार ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन गंगा ने फिर भी पैसे दे दिए। कुछ देर बाद खेलते खेलते नगीना थक गई। दोनों एक रोड साइड स्टॉल पर बैठे और ब्रेस्ड पोक इंटेस्टाइन राइस नूडल्स मंगाकर खाने लगे। खाते हुए नगीना ने पूछा, गंगा, यहाँ इतने सारे फोर्सेस आए हैं, लेकिन नाइट मार्केट में हाई लेवल कल्टिवेटर्स क्यों नहीं दिख रहे? गंगा हंसकर बोला, हाई लेवल कल्टिवेटर्स बहुत मेहनती होते हैं, वे अपना समय ऐसे घूमने में क्यों बर्बाद करेंगे? सही कहा। नगीना ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह आज बहुत ज़्यादा मस्ती कर चुकी है। अगर उसकी सिस्टर को पता चला तो वह जरूर डांटेगी। उसके मन में हल्की ग्लानि भी हुई। उसने कहा, गंगा, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं, नहीं तो अगर मेरी सिस्टर पहले लौट आई तो परेशानी होगी। ठीक है। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा, नगीना, तुम अपनी सिस्टर से इतनी डरती क्यों हो? क्या वो इतनी डरावनी है? नगीना ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए कहा, वो बस मेरे साथ थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है, और इसके पीछे एक वजह भी है। क्या वजह? गंगा ने उत्सुकता से पूछा। नगीना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये देखकर गंगा तुरंत बोला, माफ करना, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई ज़रूरत नहीं है। नगीना ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, असल में छिपाने जैसा कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर पुरानी यादों का भाव आ गया। मैं अरोरा काउंटी से हूँ। हमारे परिवार में एक एंसेस्टर था जो वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में था, और कई कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स भी थे। हमारा चैटर्जी फैमिली उस इलाके में काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। हमारे कई शहरों में बिजनेस थे और एक बड़ा मैनर भी था, जो एक छोटे शहर जैसा था। मैं और मेरी सिस्टर बचपन से बहुत आरामदायक जीवन जीते थे। हमारे पास कल्टिवेशन टेक्निक्स और रिसोर्सेस थे, लेकिन हम आलसी थे और कल्टिवेशन नहीं करते थे। मेरी सिस्टर तो मुझे चुपके से बाहर घुमाने ले जाती थी, दीवार फांदकर मिठाई खाने। वो दिन सबसे बेफिक्र थे। लेकिन फिर वो घटना हुई। कुछ पल चुप रहने के बाद नगीना ने आगे कहा, एक दिन रमन नाम का एक मॉन्क हमारे घर भिक्षा मांगने आया। वह बहुत शांत और दयालु दिखता था, इसलिए सबने उसे अच्छा इंसान समझा। मेरी माँ ने उसे घर में रहने भी दिया, लेकिन वो असल में नकली मॉन्क था। तीसरी रात वह चुपके से हमारे एंसेस्टर के कमरे में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। उसने एंसेस्टर को मजबूर किया कि वे सारी संपत्ति उसे सौंप दें, वरना वह पूरे चैटर्जी फैमिली को मार देगा। एंसेस्टर ने मजबूरी में सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उसने उन्हें मार दिया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ी। उसके बाद उसने अपना वादा भी नहीं निभाया। उसने हमारे परिवार के लोगों को एक एक करके मार डाला, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी बेरहमी से मार दिया। उस रात हमारा पूरा चैटर्जी फैमिली खत्म हो गया। नगीना की आवाज़ कांप गई। सौभाग्य से उस रात मेरी सिस्टर को मीठा खाने का मन हुआ। उसने मुझे जगाया और हम दोनों दीवार फांदकर शहर के दूसरे छोर पर तिल के लड्डू लेने चले गए। इसी वजह से हम बच गए। उसके बाद हम वायन काउंटी चले गए। मेरी सिस्टर पूरी तरह बदल गई। वह चुप हो गई और खेलने की जगह मुझे कल्टिवेशन के लिए मजबूर करने लगी। जब हमारी ताकत बढ़ी तब हम ड्रैगन मार्शल एकेडमी में आ पाए। मेरी सिस्टर इतनी सख्त इसलिए है क्योंकि वह चाहती है कि हम जल्दी मजबूत बने और अपने परिवार का बदला ले सकें। इसलिए मैं उसे दोष नहीं देती, मुझे खुद को दोष देना चाहिए कि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं करती। इतना कहकर नगीना की आंखें हल्की लाल हो गईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी
सीनियर ब्रदर, मुझे तुम्हें ये सब दुख भरी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। गंगा ने कभी नहीं सोचा था कि रोमा और नगीना बहनों का अतीत इतना दुखद होगा। उनका जो सुंदर जीवन था वह एक ही घटना में पूरी तरह बदल गया। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। नगीना तो ठीक है क्योंकि उसकी देखभाल उसकी बड़ी बहन कर रही है, लेकिन रोमा के दिल में कितना बोझ होगा। गंगा ने मन ही मन सोचा। अब उसे रोमा से कोई खास नफरत नहीं थी, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति होने लगी। वह अपने विचारों से बाहर आया और नगीना से पूछा, वैसे नगीना, वह रमन तुम्हारे परिवार को ही क्यों निशाना बना रहा था? नगीना ने कहा, जब हमारे वॉइड रेल्म वाले एंसेस्टर बाहर गए थे तब उन्होंने एक युवा रमन को देखा जो एक महिला के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने उसे रोककर घायल कर दिया, लेकिन दया दिखाते हुए उसे मारा नहीं बल्कि चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन वो सांप की तरह निकला जिसे मारा नहीं गया, वही बाद में और खतरनाक बन गया। जब रमन ताकतवर हो गया तो वह बदला लेने वापस आया। गंगा की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने पूछा, नगीना, अब रमन कहाँ है? नगीना ने जवाब दिया, उसने हमारे परिवार को खत्म करने के बाद हमारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब वो अरोरा काउंटी में बहुत ताकतवर बन चुका है। मैं और मेरी सिस्टर हमेशा बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी ताकत अभी पर्याप्त नहीं है। वह किस रेल्म में है? गंगा ने पूछा। रमन वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में है, और मेरी सिस्टर के अनुसार उसने कोई खास टेक्निक सीखी है जिससे वो उस रेल्म में भी बहुत ताकतवर है। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। गंगा ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, नगीना, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के बाद तुम मुझे अरोरा काउंटी ले चलना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा रमन से बदला लेने में। तुम? नगीना हैरान रह गई। उसने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, सीनियर ब्रदर, मैं आपको कम नहीं समझ रही, लेकिन रमन वॉइड रेल्म में है और बहुत ताकतवर है। अभी आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। गंगा ने शांत मुस्कान के साथ कहा। उसका आत्मविश्वास देखकर नगीना को अजीब लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि गंगा कैसे रमन से निपटेगा। फिर भी उसने हामी नहीं भरी। वह नहीं चाहती थी कि गंगा जोखिम उठाए। बॉस, एक बोल ब्रेस्ड पोक इंटेस्टाइन राइस नूडल्स देना। तभी एक आदमी उनके पास आकर बैठ गया और स्टॉल वाले से ऑर्डर देने लगा। गंगा ने उसे देखा। करीब 30 साल का युवक, साफ और शानदार कपड़े पहने हुए, हाथ में फोल्डिंग फैन, एक अमीर घर का यंग मास्टर लग रहा था। उसका कल्टिवेशन भी कम नहीं था। वह स्पिरिचुअल रेल्म के लेट स्टेज में था। हालांकि रोडसाइड स्टॉल्स पर लोग साथ बैठते थे, लेकिन गंगा और नगीना की आभा अलग थी। नगीना की सुंदरता देखकर लोग आकर्षित तो होते थे, लेकिन पास बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन ये युवक बैठ गया। वह मुस्कुराया, नगीना की ओर हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार यंग लेडी, मेरा नाम मदन है। आपका नाम जान सकता हूँ? ओह, नगीना थोड़ा घबरा गई। उसने पहले कभी ऐसा सामना नहीं किया था, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाई। मदन मुस्कुराकर बोला, घबराइए मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। हेलो, नगीना ने बस औपचारिक रूप से जवाब दिया और नजरें हटा लीं। लेकिन मदन ने इसे मौका समझ लिया। वह बोला, मैं 8 लेक्स अलायंस के लीडर का बेटा हूँ। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए आया हूँ। आप इसके बारे में जानती हैं? नगीना चुप रही, लेकिन वह बोलता गया, मैं तो भाग नहीं ले रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक वाले जीनियसेस ही भाग लेते हैं। लेकिन मेरा भाई सरस भाग ले रहा है। वह बहुत ताकतवर है। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के ओमकार भी उसका सम्मान करते हैं। ये कहते हुए उसने नगीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। मिस, चलिए, मैं आपको गैदरिंग में ले चलता हूँ। वहाँ आप सदर्न 9 काउंटीज के कई जीनियसेस से मिल सकती हैं। ये देखकर नगीना ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और उससे दूर हो गई। अब तक गंगा उसे सिर्फ एक ढोंगी समझ रहा था, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो गंगा का चेहरा ठंडा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। हमें खाना खाने दो। गंगा और नगीना ने अपनी असली कल्टिवेशन छुपाकर खुद को ट्रू मैंशन स्टेज का दिखाया हुआ था। मदन उनकी असली ताकत समझ नहीं पाया और उन्हें कमजोर समझ बैठा। वह हंसा और बोला, मैं इस यंग लेडी से बात कर रहा हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? गंगा ने शांत स्वर में कहा, तुमने अभी बताया 8 लेक्स अलायंस के लीडर के बेटे हो। तुम्हारा भाई सरस है और तुम्हारा नाम मदन है। फिर वह हल्के तिरस्कार के साथ बोला, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है?
तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की। मदन की आंखों में हत्या की चमक आ गई। एक ट्रू मैंशन स्टेज का आदमी मुझसे ऐसे बात करता है, देखते हैं तुम्हारी औकात क्या है। इतना कहकर उसने तुरंत मुक्का चलाया। उसकी मुट्ठी में ट्रू एसेंस इकट्ठा होकर गंगा की ओर बढ़ी। विंडफायर सिटी में मार्शल लॉ लगा हुआ था, इसलिए वह खुलकर अटैक नहीं कर सकता था। उसने कोई टेक्निक या इंटेंट इस्तेमाल नहीं किया ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस न हो। फिर भी स्पिरिचुअल स्टेज की ताकत काफ़ी होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी एनर्जी महसूस कर सकते थे और सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। लेकिन गंगा के लिए उसका हमला बेहद धीमा था। गंगा ने बिना ट्रू एसेंस इस्तेमाल किए सिर्फ अपने शरीर की ताकत से हाथ बढ़ाया और उसकी मुट्ठी रोक दी। धड़ाम, एक धीमी आवाज़ हुई। मदन का ट्रू एसेंस टूट गया और सामने की मेज भी चकनाचूर हो गई। ट्रू एसेंस चारों ओर फैलने लगा, जो आम लोगों के लिए खतरनाक था। गंगा ने तुरंत दूसरा हाथ चलाया, ट्रू एसेंस छोड़कर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सारी ऊर्जा को वहीं रोक दिया, बाहर कुछ भी नहीं जाने दिया। मदन का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो। उसका हाथ सुन्न हो गया, जबकि गंगा को कुछ भी नहीं हुआ। बुरा हो गया, उसे समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। वो तुरंत पीछे हट गया। मदन ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी मुट्ठी को गंगा ने कसकर पकड़ रखा है और वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा। यहाँ तक कि जब उसने अपनी ट्रू एनर्जी को केंद्रित करके पूरी ताकत लगाई, तब भी गंगा की पकड़ जरा भी नहीं डगमगाई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस हाथ से गंगा उसकी मुट्ठी पकड़े हुए था, उसमें ट्रू एसेंस का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वह पूरी तरह अपने शरीर की ताकत पर निर्भर था। बॉडी कल्टिवेटर, इतनी भयानक ताकत। मदन ने हैरानी से गंगा की ओर देखा, लेकिन वह उसके कल्टिवेशन लेवल को बिल्कुल समझ नहीं पाया। इससे वह और भी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि आज वह किसी बड़े एक्सपर्ट से टकरा गया है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने या कोई और डिवाइन कॉन्शियसनेस छोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह समझ गया था कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने खुद को शांत किया, अपने विचारों को संभाला और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मुझे छोड़ दे तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। मेरी जान बख्शेगा? गंगा मुस्कुराया। वह सच में मुस्कुरा रहा था। उसके सामने खड़ा ये बिगड़ैल लड़का थोड़ा टैलेंटेड तो था, लेकिन उसका दिमाग उतना तेज नहीं था। ऐसी हालत में भी वह गंगा को धमकी दे रहा था। क्या वह खुद मौत को बुलावा नहीं दे रहा? गंगा को चुप देखकर मदन को लगा कि वह डर गया है, और उसने व्यंग्य से कहा, तुझे बता दूं, मेरा भाई सरस है। उसकी दोस्ती ड्रैगन अकेडमी के ओमकार, डेनिश के मुजीब, रोज काउंटी के सोभिट, ब्लेजिंग सेक्ट के रवीनर और कई और लोगों से है। गंगा इन सभी लोगों को जानता था, क्योंकि एलिसन द्वारा दिए गए स्पिरिट टैबलेट में इन सब की जानकारी दर्ज थी। ये सभी सदर्न 9 काउंटीज के टॉप जीनियस थे और हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में खतरनाक ओपोनेंट थे। लेकिन इन लोगों के नाम लेकर गंगा को धमकाना बेकार था। बोलना खत्म हो गया। गंगा ने मदन की मुट्ठी कसकर पकड़े रखते हुए शांत स्वर में पूछा। मदन ने भारी आवाज में कहा, अब जब मैं सब बता चुका हूं, क्या तू अभी भी मुझे छूने की हिम्मत करेगा? गंगा ने सिर हिलाया और कहा, मैं क्यों नहीं छू सकता? जिन लोगों का तूने नाम लिया, वे मेरे दोस्त नहीं हैं। उनका मुझसे क्या लेना देना? मदन एक पल के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से पूछा, तुझे उनसे डर नहीं लगता? डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। गंगा कुछ और बोलने में आलसी था। उसने अपने हाथ में ताकत लगाई और 8 डेसिलथ ओवरलॉर्ड बॉडी की शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। एक क्रैक की आवाज के साथ उसने मदन की मुट्ठी को चल दी। आह! मदन दर्द से चिल्लाया, जिससे आसपास के लोग डरकर पीछे हट गए। हरामी, मैं तुझे मार डालूंगा। मदन गरजा। उसका दाहिना हाथ गंगा ने पकड़ा हुआ था, और उसने अपने बाएं हाथ से एक 9 पैटर्न सेलेस्टियल वेपन निकाला और गंगा पर वार किया। खून! गंगा ने ठंडे स्वर में आवाज निकाली। मदन की मुट्ठी पकड़े हुए ही तलवार की ओर बढ़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि मदन प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। जब तक उसने तलवार रोकने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुफ! तलवार उसकी अपनी ही मुट्ठी को चीर गई। खून फूट पड़ा और मदन फिर से दर्द से चीख उठा। दफा हो जा! गंगा ने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसके सीने पर एक जोरदार प्रहार किया। मदन पीछे उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। गंगा ने उसकी नींव को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसने सिर्फ उसे सबक सिखाया था।
इसलिए मदन तुरंत खड़ा हो गया। वह कम से कम स्पिरिचुअल स्टेज में था, इसलिए जल्दी ही संभल गया। उसने ठंडी नजरों से गंगा को देखा और कहा, तू यहीं रहना, जो तूने मेरे साथ किया है उसका 10 गुना बदला लूंगा। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और बोला, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, दफा हो जा। ये देखकर मदन डर गया और 2 कदम पीछे हट गया, फिर तुरंत मुड़कर भीड़ से बाहर निकल गया। गंगा ने टूटी हुई मेज कुर्सियों और बाकी टेबल पर रखे खाने को देखा। उसने कुछ पैसे निकाले और दुकानदार से कहा, ये नुकसान की भरपाई के लिए है, और उन लोगों के खाने के पैसे भी जो डर कर भाग गए। नहीं साहब, जरूरत नहीं, दुकानदार ने जल्दी से मना कर दिया, क्योंकि गंगा की कठोरता देखकर वह पैसे लेने से डर रहा था। ये तुम्हारा हक है, ले लो। गंगा दूसरी खाली मेज पर बैठ गया और बोला, मुझे 2 और कटोरी ब्रेस्ड पोक इंटेस्टाइन राइस नूडल्स दे दो। जी साहब, दुकानदार ने तुरंत कहा। नगीना अब होश में आई। वह बैठ गई और उलझन भरे स्वर में पूछने लगी, सीनियर ब्रदर, आपने अभी मदन के साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों किया? गंगा हंसा और बोला, उसके इरादे तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, मैं कैसे नजरअंदाज कर देता? तो आप मेरे लिए गुस्सा हुए? नगीना की आंखें चमक उठीं। गंगा बोला, मैं गुस्सा नहीं था, बस मदन से चिढ़ गया था। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन नगीना के दिल में मिठास भर गई। उसे लगा गंगा उसके लिए खड़ा हुआ था। वह गंगा के चेहरे को देखती रही और सोच में खो गई। उसे एहसास हुआ कि भले ही गंगा लड़ते समय थोड़ा कठोर था, लेकिन वह असल में बहुत अच्छा इंसान है। जल्दी खाओ नूडल्स। तभी दुकानदार नूडल्स लेकर आया। नगीना चौंक कर होश में आई और बोली, सीनियर ब्रदर, क्या हम वापस नहीं जा रहे? गंगा बोला, पहले वाले नूडल्स पूरे नहीं खा पाया था, ये खत्म कर लूं, फिर चलते हैं। नगीना ने सिर हिलाया और चुपचाप नूडल्स खाने लगी, बीच बीच में गंगा को देखती हुई। उसके दिल में एक अजीब, अनजानी भावना उठ रही थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दोनों शांति से नूडल्स खा रहे थे, लेकिन आसपास के लोग बिल्कुल शांत नहीं थे। ये जगह काफी व्यस्त थी और वहां बहुत लोग जमा हो गए थे। मदन के जाने के बाद भी भीड़ तुरंत नहीं हटी। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुना तुमने? उस आदमी का भाई सरस है, और वह बहुत ताकतवर लोगों से जुड़ा है। मैंने सरस के बारे में सुना है। वह सोल कंडेंसेशन स्टेज के शिखर पर है, बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि वह हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के टॉप 20 में आ सकता है। अगर सरस अपने भाई के लिए आया, तो ये दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब ये बच नहीं पाएंगे। ऐसे समय में इस लड़के को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। सभी लोग गंगा और नगीना को सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन दोनों आराम से नूडल्स खा रहे थे, जिससे सब हैरान थे। त्रिलोकपुरी सिटी का एक मशहूर रेस्टोरेंट था। आज रात पूरा सनशाइन बुक था, और कोई भी बाहरी ग्राहक नहीं लिया जा रहा था। इसे बुक करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ओमकार था। उसने यहाँ एक गैदरिंग रखी थी, जहाँ उसने अलग अलग शक्तियों के जीनियस लोगों को बुलाया था। वे सब अपने अनुभव और कल्टिवेशन इनसाइट्स शेयर कर रहे थे। यहाँ मौजूद लोग सदर्न 9 प्रीफेक्चर्स के टॉप जीनियस थे, जिनमें ब्लेजिंग सेक्ट के रवीना, 8 लेक्स अलायंस के सरस और ब्लेड सेक्ट के मुजीब शामिल थे। इनके अलावा दर्जनों और लोग भी थे, सभी अपने अपने गुटों के सबसे ताकतवर जीनियस। ओमकार इन सभी को इकट्ठा कर पाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके बहुत संपर्क थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह खुद बेहद ताकतवर था, और लोग उसे सम्मान देते थे। इस समय सनशाइन टावर के अंदर ओमकार, मुजीब, सरस, शोभित और अन्य लोग मुख्य टेबल पर बैठे हुए थे। बाकी लोग, जो अलग अलग फैक्शंस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अलग अलग टेबल पर बैठे थे। यहाँ तक कि वीरू और सिया भी दूसरी पंक्ति में बैठे थे, उन्हें मुख्य टेबल पर बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन वीरू हमेशा मानता था कि अपनी ताकत के आधार पर विन शैडो विदाउट अ ट्रेस में महारत हासिल करने के बाद वह मुख्य टेबल पर बैठने के योग्य है। अगर ओमकार को सम्मान देने की बात न होती, तो वह जरूर अपनी नाराजगी जाहिर करता। सिया को अपनी सीट की परवाह नहीं थी। वह ओमकार को देख रही थी, जो खड़ा होकर लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस उसे चुपचाप देखते रहकर ही खुश थी। पिछले 2 दिनों में ओमकार की जो नाराजगी उसके प्रति थी, वह कब की भूल चुकी थी। इस समय ओमकार बड़ी धारा प्रवाह तरीके से बोल रहा था। उसका चेहरा शांत दिख रहा था,
लेकिन अंदर से वह बेहद गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। आखिरकार इतनी बड़ी गैदरिंग आयोजित करने वाला वह अकेला ही था, और यही बात उसे बेहद गर्वित कर रही थी। ब्रदर, आप नेवल वॉरफेयर में माहिर हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रखते हैं, क्यों न आप सभी के साथ कुछ इंसाइट्स शेयर करें? ओमकार ने अपनी बात खत्म करने के बाद बाईं तरफ दूसरी सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर देखा। यह व्यक्ति सरस था, 8 लेक्स अलायंस के नेता का बेटा। वह अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता था, मजबूत शरीर, माथे पर कई झुर्रियाँ और ठंडी नज़रें, उसका चेहरा बेहद खतरनाक लगता था। जो लोग उसे जानते थे वे समझते थे कि वह सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद निर्दयी भी है। जो भी उससे लड़ता था, दोस्तों को छोड़कर उसके सभी दुश्मनों को वह मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वह इंसानों के सिर इकट्ठा करता है और उन्हें स्पेसिमेंस की तरह रखता है, और उसने सैकड़ों सिर जमा कर लिए हैं। सिर्फ इस कल्पना से ही डर लगने लगता था। जब सरस बोलने वाला था तो बहुत से लोग उत्सुकता से उसकी बात सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक युवा अचानक दौड़ता हुआ आया और सरस के कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनते ही सरस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी, जैसे कोई जहरीला सांप हमला करने को तैयार हो। वो तुरंत खड़ा हुआ और ओमकार से बोला, ब्रदर MK, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ये सुनकर ओमकार के चेहरे पर असंतोष झलक गया। अभी उसने सरस को बोलने के लिए कहा था और वह तुरंत जाने लगा। उसे लगा कि यह उसकी बेइज्जती है। वह आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, ब्रदर, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है? हमें बताइए, शायद हम मदद कर सकें। हाँ सरस, ऐसा क्या है जो हम संभाल नहीं सकते? ये कहने वाला मुजीब था, जो सरस के पास बैठा था। वह कद में छोटा था, लेकिन 2 तलवारों का उस्ताद था। बेहद घमंडी, लड़ाई का शौकीन और खुद को भविष्य का नंबर 1 सॉर्ड्समैन मानता था। सही कहा, विकास भी यहाँ है। त्रिलोकपुरी सिटी में ऐसा क्या है जो वो नहीं संभाल सकते? ये रवीना थी, ब्लेजिंग सेक्ट की सदस्य। वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन छोटी और पतली, जैसे बांस की डंडी, और उसमें कोई खास गरिमा नहीं थी। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसे कम नहीं आंकता था। जब वह मारती थी तो उसकी निर्दयता सरस से कम नहीं थी। जिस विकास का उसने जिक्र किया वह विजय था, त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा। वह कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर एक जीनियस था और हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने वाला था। विजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ब्रदर, बताइए क्या हुआ, हम सब मिलकर हल निकालेंगे। इसके बाद बाकी लोग भी बोले कि वे मदद करेंगे। अगर सरस मना करता तो वह सभी को नाराज कर देता। इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरा छोटा भाई मदन नाइट मार्केट में घूमते वक्त किसी ने पीट दिया। मुझे उसे संभालने जाना होगा। मुजीब ने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई? मैं खुद बदला दिलाऊंगा। रवीना ने ठंडे स्वर में कहा, शायद सामने वाले को मदन की पहचान नहीं पता थी, वरना ब्रदर का नाम ही काफी था। विजय ने गंभीर होकर कहा, मैं इस शहर का मेजबान हूँ। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं इस मामले को संभालूंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सरस ने कहा, ब्रदर, मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति को मार दूं तो क्या आप मामला संभाल लेंगे? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। विजय ने तुरंत सहमति दी। उसे यह एक मामूली बात लगी। अगर आप लोग तमाशा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। सरस ने सबको अभिवादन किया और बाहर निकल गया। सब लोग भी उसके पीछे चल पड़े। ओमकार भी मजबूर होकर बोला, चलो हम भी देखते हैं। सभी लोग सनशाइन टावर से बाहर निकल गए। बाहर मदन दरवाजे पर खड़ा था, सरस का इंतजार कर रहा था। खुद को और ज्यादा दयनीय दिखाने के लिए उसने अपने हाथ से खून बहने दिया था। जमीन पर खून जमा हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे वह मरने वाला हो। हालांकि सरस निर्दयी था, लेकिन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। ये हालत देखकर वह तुरंत उसके पास गया और पूछा, भाई, तुम ठीक हो? भैया, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मदन ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा। तभी उसने देखा कि सनशाइन टावर से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं। वो सभी को नहीं पहचानता था, लेकिन मुजीब और रवीना को पहचान गया। और जो लोग उनके साथ चल रहे थे, उनकी ताकत भी कम नहीं हो सकती थी। ये देखकर मदन के मन में उत्साह भर गया। क्या ये सब मेरे लिए आए हैं? अगर वो इतने लोगों को साथ लेकर जाएगा तो उसकी धाक जम जाएगी।
उसने धीरे से सरस से पूछा, भैया ये लोग कौन हैं? सरस ने कहा, जब सबको पता चला कि तुम घायल हो तो सब साथ चलने को तैयार हो गए। रवीना आगे आई और बोली, मदन चिंता मत करो, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो बच नहीं पाएगा। ओमकार ने भी कहा, तुम ब्रदर के भाई हो, इसलिए तुम्हारा मामला हमारा मामला है। आज चाहे सामने वाला कोई देवता ही क्यों ना हो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बाकी सभी ने भी समर्थन में बातें कहीं। इतने बड़े बड़े जीनियस उसका साथ देने को तैयार थे। इससे मदन के अंदर जोश भर गया। लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। उसे लगा कि पहले उसे अपनी बात सही तरीके से रखनी होगी, वरना हो सकता है कि ये लोग उसका साथ ना दें। सरस ने मदन का खून बहना रोकने के बाद गंभीर आवाज में पूछा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? मदन ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं नाइट मार्केट चला गया। वहाँ एक रोड साइड स्टॉल पर ब्रेस्ड पोर्क इंटेस्टाइन राइस नूडल्स की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा खाकर देखता हूँ। लेकिन सारी टेबल भरी हुई थी, सिर्फ एक खाली सीट थी, इसलिए मुझे किसी के साथ बैठना पड़ा। वहाँ एक आदमी और एक लड़की बैठे थे। जैसे ही मैं बैठा, उस आदमी ने घमंड से मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैं सह नहीं पाया तो उससे बहस हो गई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझ पर हमला कर देगा। भैया मैं ही कमजोर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया और हार गया। मदन की बनाई हुई कहानी सुनकर ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा, वह आदमी बहुत घमंडी है, खाली सीट पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना ताकतवर है। मदन ने आंखें घुमाईं और बोला, उसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है, शायद वह सोल कंडेंसेशन रेल्म में है। सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म क्या चीज है? आज हम इतने लोग हैं, चाहे वह वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में ही क्यों ना हो, हम उसे हरा देंगे। ओमकार ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे वही यहाँ का नेता हो। उसे यह एहसास बहुत पसंद आ रहा था, सबका बॉस होने का एहसास। सरस की आंखें ठंडी हो गईं। उसने मदन से कहा, चलो छोटे भाई, हमें उस आदमी के पास ले चलो, मैं उसका सिर काटकर स्पेसिमेन बनाऊंगा। जी भैया। मदन उत्साहित होकर तुरंत आगे बढ़ा और दर्जनों लोगों को नाइट मार्केट की ओर ले गया। चलते चलते उसने कहा, वह आदमी बहुत घमंडी था। मैंने आपका नाम लिया भैया, और यह भी कहा कि ओमकार, मुजीब, शोभित सब आपके दोस्त हैं, लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप लोग भी आ गए तो वह आप सबको पीट देगा। ये सुनकर, चाहे बात सच हो या नहीं, ओमकार, मुजीब, रवीना, शोभित और बाकी सभी के चेहरे ठंडे हो गए। सदर्न 9 काउंटीज के टॉप जीनियस होने के नाते उन्होंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों की ठंडक ही सब बता रही थी। मदन ये देखकर मन ही मन खुश हुआ, खून, अब देखता हूं तू कैसे बचेगा। लेकिन उसे डर था कि गंगा कहीं भाग ना जाए, इसलिए उसने सरस से कहा, भैया अगर वह भाग गया तो? सरस ने कुछ नहीं कहा और विजय की ओर देखा। विजय तुरंत समझ गया और बोला, चिंता मत करो, अगर वह त्रिलोकपुरी सिटी में है तो मैं उसे जमीन खोदकर भी ढूंढ निकालूंगा। ये कौन है? मदन ने पूछा। सरस ने जवाब दिया, त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा। ओह नमस्कार। मदन ने तुरंत झुककर सम्मान किया और मन ही मन खुश हो गया, अब कोई भी भाग नहीं सकता। इधर गंगा और नगीना आराम से नूडल्स खा रहे थे, तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। देखो, वो विजय है, वो तो हमेशा छिपा रहता है, आज नाइट मार्केट में क्या कर रहा है? वो मुजीब है, ब्लेड सेक्ट का, और वो ओमकार, ड्रैगन अकेडमी का टॉप डिसाइप। ये तो कमाल हो गया, सदर्न 9 काउंटीज के आधे जीनियस यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सरस भी आया है, ये बदला लेने आए हैं। जिसने सरस के भाई को मारा है वो तो गया काम से। भीड़ डरकर रास्ता छोड़ने लगी। गंगा ने दूर देखा, वाकई दर्जनों लोग आ रहे थे, जिनमें ओमकार, वीरू, रोमा और बाकी लोग शामिल थे। अगर मुजीब, सरस, रवीना, शोभित सब मिलकर हमला करते तो अकेले गंगा के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। जब तक कि वह डेमन कैट को रिलीज न करे, अगर वह ऐसा करता तो सबको तुरंत खत्म कर सकता था। नगीना ने भी देखा और घबरा गई, ओह नहीं, मेरी बहन भी आ गई। वह उठकर जाने ही वाली थी, लेकिन देखा कि वे लोग अब बहुत पास आ चुके हैं। भागना मुश्किल था। वह तुरंत मुड़कर बैठ गई, अपनी ट्रू एनर्जी छुपा ली और धीरे से बोली,
मुझे छुपा लो, मेरी बहन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना वह बहुत दुखी होगी। ठीक है। गंगा ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया और नूडल्स खाना जारी रखा। इस समय बाकी सभी लोग दूर हट चुके थे, सिर्फ गंगा और नगीना ही वहां बैठे थे, इसलिए सबकी नज़र उन पर पड़ गई। सरस ने उन्हें देखा और मदन से कहा, लगता है जिसने तुम्हें मारा था वह भाग गया। मदन ने होंठ भींचे और गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, वही है। क्या? वही है। सरस, ओमकार, मुजीब, रवीना सभी चौंक गए। जिसने मारपीट की वह भागा नहीं, बल्कि यहीं बैठकर नूडल्स खा रहा है। यहाँ तक कि इतने लोगों के आने के बाद भी वह आराम से खा रहा है, जैसे किसी की परवाह ही नहीं। ये देखकर सरस की आंखों में हत्या की चमक उभरी, बहुत घमंडी है। वह आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग घेराबंदी करो, मैं इसे खुद संभालूंगा। बाकी लोगों ने हिलना भी जरूरी नहीं समझा, उन्हें लगा एक सोल कंडेंसेशन वाला क्या ही कर लेगा। उधर ओमकार ने गंगा की पीठ देखी और कहा, ये पीठ कुछ जानी पहचानी लग रही है। वीरू ने भी कहा, हाँ, जैसे पहले कहीं देखा हो। इसी समय रोमा की नज़र नगीना पर पड़ी। भले ही नगीना ने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन वह अपनी बहन को एक नज़र में पहचान गई। ये यहाँ कैसे? उधर सरस गंगा के सामने आ गया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरे भाई को मारा? गंगा ने आराम से नूडल्स खाए, फिर सिर उठाया, सरस को देखा, फिर पीछे खड़े मदन की ओर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने ही मारा है। अगर बदला लेना है तो मैं सलाह दूंगा छोड़ दो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। गंगा की बात सुनकर कि वह बदला छोड़ दे, सरस गुस्से में हंस पड़ा और बोला, लड़के, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? सरस। गंगा ने उसका नाम लिया और फिर कहा, तो क्या हुआ? सरस ने तिरस्कार से कहा, लड़के, तुम हद पार कर रहे हो। गंगा। सरस अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। यह आवाज ओमकार की थी। उसे पीछे से ही यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना लगा था, और जैसे ही गंगा मुड़ा, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। ये देखकर सरस ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, क्या यह व्यक्ति ओमकार का दोस्त है? अगर ऐसा है तो इसे मारना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरस भी एक शीर्ष प्रतिभा था, लेकिन उसकी ताकत और पृष्ठभूमि ओमकार से काफी कम थी। अगर ओमकार गंगा की रक्षा करना चाहता तो वह ज्यादा से ज्यादा गंगा से माफी मंगवाता, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। सरस ने अपने विचारों से बाहर आकर ओमकार की ओर देखा और पूछा, ब्रदर MK, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? ओमकार ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरे अकेडमी का जूनियर ब्रदर है। ये सुनकर सरस, मुजीब और बाकी लोगों ने समझा कि गंगा ड्रैगन मार्शल अकेडमी का शिष्य है, जो हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट देखने आया है। अब जब गंगा की पहचान स्पष्ट हो गई, तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ओमकार या ड्रैगन मार्शल अकेडमी का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर सच में गंगा को मार दिया जाता और ड्रैगन मार्शल अकेडमी जांच करता, तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। सरस कुछ देर रुका, फिर हाथ जोड़कर ओमकार से बोला, चूंकि वह आपका जूनियर ब्रदर है, तो मैं हमला नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे भाई के लिए न्याय करें। मुजीब, जो सरस का करीबी था, उसने भी कहा, इस मामले को सुलझाना जरूरी है। रवीना ने कहा, मुझे लगता है ब्रदर अपने जूनियर ब्रदर के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी कई लोग बोले, सभी ओमकार से इस मामले को संभालने के लिए कहने लगे। एक तरफ यह उसे सम्मान देने के लिए था ताकि सीधे गंगा पर हमला न करना पड़े। दूसरी तरफ सभी की आवाजें ओमकार पर दबाव बना रही थीं कि वह गंगा को सजा दे, वरना लोगों का गुस्सा शांत करना मुश्किल होगा। असल में इस समय ओमकार को पहले से ही पछतावा हो रहा था। वह गंगा से बेहद नाराज था और चाहता था कि गंगा मारा जाए। अगर उसे पहले से पता होता कि मदन को घायल करने वाला गंगा है, तो वह यहाँ आता ही नहीं। बाकी लोग आसानी से गंगा को मार सकते थे। लेकिन अब अगर वह ड्रैगन मार्शल अकेडमी का शीर्ष शिष्य होते हुए गंगा की रक्षा नहीं करता, तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद ओमकार ने सरस से कहा, ब्रदर, निश्चिंत रहें, मैं आपके भाई को इस मामले में जरूर न्याय दिलाऊंगा। सरस ने सिर हिलाया, न पूरी तरह सहमति दी और न ही असहमति। बहुत धन्यवाद ब्रदर। मदन ने जल्दी से धन्यवाद कहा, लेकिन वह अंदर से बेहद परेशान था।
उसे लगा था कि इतने लोगों को साथ लाकर वह सीधे गंगा को मार देगा, लेकिन किसे पता था कि गंगा ड्रैगन मार्शल अकेडमी से है। अब उसे गंगा को न मार पाने का अफसोस हो रहा था। ओमकार भीड़ से आगे बढ़ा, गंगा से 5 मीटर दूर खड़ा होकर अहंकारी लहजे में बोला, जूनियर ब्रदर, तुमने मदन को घायल किया है, उससे माफी मांगो और हम इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे। हे, गंगा हल्का सा हंसा, अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, बेंच पर घूमकर बैठ गया, ओमकार की ओर देखा और बोला, सीनियर ब्रदर, आपको तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, फिर भी आप मुझे माफी मांगने को कह रहे हैं, क्या यही आपका न्याय है? ये सुनकर मुजीब, रवीना, विजय और बाकी लोग चौंक गए। उनकी जानकारी के अनुसार ओमकार ड्रैगन अकेडमी का सबसे ताकतवर प्रतिभाशाली शिष्य था और सभी शिष्य उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन ये गंगा उससे इस तरह बात कर रहा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। अब ओमकार की प्रतिष्ठा दांव पर थी, खासकर नंजीऊ काउंटी के इन प्रतिभाशाली लोगों के सामने। उसे लगा कि गंगा जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है। गंगा, तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो। ओमकार ने मन ही मन कठोर निर्णय लिया, लेकिन बाहर से शांत रहकर बोला, जूनियर ब्रदर, तुमने किसी को घायल किया है, क्या ये गलत नहीं है? तुमसे माफी मांगने को कहना गलत है? अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद माफी मांगूंगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्यों माफी मांगूं? गंगा को ओमकार की दिखावटी न्यायप्रियता बहुत खराब लगी। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, मेज की ओर मुड़ा, चॉपस्टिक उठाई, कटोरे पर हल्का सा ठोका और बोला, सीनियर ब्रदर, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे राइस नूडल्स खाना है। नजरअंदाज, पूरी तरह नजरअंदाज। गंगा की इस हरकत को देखकर ओमकार की आंखें गुस्से से फैल गईं, उसकी ट्रू युआन उफान मारने लगी और सभी को उसका क्रोध महसूस हुआ। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के वॉइड रेल्म के बुजुर्ग भी ओमकार को सम्मान देते थे, लेकिन गंगा, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में था, बार बार उसे नजरअंदाज कर रहा था और अब इतने लोगों के सामने भी उसे अनदेखा कर रहा था। ये खुली चुनौती थी, यह उकसावा था। ओमकार ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, उसकी ठंडी नजरें गंगा पर टिकी थीं और भीतर की हत्या की भावना लगभग फूट पड़ने को थी। रवीना, मुजीब और बाकी लोग हैरानी से गंगा को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यह व्यक्ति इतना अहंकारी क्यों है। रवीना ने धीरे से सिया से पूछा, मिस ले, यह व्यक्ति कौन है, इतना घमंडी क्यों है? सिया ने गंगा की ओर देखा, मन ही मन आह भरी और बोली, ये हमारे ड्रैगन मार्शल अकेडमी का गंगा है जिसने डुअल रेल्म्स को कॉम्प्रहेंड किया है। क्या वही है? वही है। सभी लोग चौंक गए। नानजियू के लोग होने के कारण उन्होंने गंगा की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। जब उन्हें पता चला कि उनके सामने खड़ा युवक वही गंगा है तो सभी हैरान रह गए। रवीना ने कहा, इसने डुअल रेल्म्स को समझा है। पूरे ब्लैक स्टार में केवल वही और होली एम्परर ही ऐसा कर पाए हैं, इसलिए यह इतना घमंडी है। मुजीब ने व्यंग्य से कहा, ये रॉयल फैमिली से भी नहीं डरता तो ब्रदर से क्या डरेगा? विजय ने सिर हिलाया, यह अलग बात है। ब्रदर इसका सीनियर ब्रदर है, इसे उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये बहुत अहंकारी है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। सरस की आंखों में ठंडी चमक आई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह चाहता था कि ओमकार और गंगा के बीच टकराव हो, ताकि उसे गंगा पर हमला करने का मौका मिल सके। भले ही वो उसे मार न सके, लेकिन बदला जरूर ले सकता है। सरस आगे बढ़ा और बोला, ब्रदर MK, लगता है गंगा आपको महत्व नहीं दे रहा, ऐसे में मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। ओमकार को शर्म महसूस हुई कि वह अपने ही जूनियर ब्रदर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसे खुद ही यह मामला संभालना होगा। उसने हाथ उठाकर सरस को रोका, गंगा की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर तुम ईमानदारी से मदन से माफी मांग लो तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, वरना अगर ब्रदर और बाकी लोग कार्रवाई करेंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे। गंगा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, एक घूंट राइस नूडल्स खाया और ओमकार से कहा, मैं उनसे निपट सकता हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और सीनियर ब्रदर बनने का नाटक मत करो। मेरा कोई ऐसा सीनियर ब्रदर नहीं है जो सही गलत की परवाह किए बिना अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करे। ओमकार का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। उसने गंगा की तरफ उंगली उठाई, फिर जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह गंगा की पीठ को घूरता रहा,
इतना गुस्से में था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अगर यहाँ इतने लोग न होते और उसे अकेडमी की प्रतिष्ठा व अपनी स्थिति की चिंता न होती तो वह अभी गंगा को मार देता। इस समय हर कोई देख सकता था कि ओमकार अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। ये देखकर मुजीब हंस पड़ा और बोला, गंगा ने भले ही 2 रेल्म्स समझ लिए हों, लेकिन उसकी ताकत हम में से किसी से भी कम ही होगी। फिर भी इतना घमंड, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? रवीना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह एक अनोखा जीनियस है, इसलिए ब्रदर को गंभीरता से नहीं लेता। सोभित ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने के लायक भी नहीं है, वो इतना घमंडी बन रहा है, इसे हिम्मत किसने दी? उनकी बातें सुनकर ड्रैगन मार्शल अकेडमी के लोग शर्मिंदा हो गए। सिया ने कहा, आप सभी गलत समझ रहे हैं, दरअसल सीनियर ब्रदर यहाँ हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए हैं। क्या? सब चौंक गए, किसी को विश्वास नहीं हुआ। रवीना ने भौहें सिकोड़कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ड्रैगन मार्शल अकेडमी में अब कोई बचा ही नहीं? सिया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन जूनियर ब्रदर वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। भले ही वो सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है, लेकिन उसकी लड़ाई की ताकत पूरे अकेडमी में 40 साल से कम उम्र के शिष्यों में सिर्फ सीनियर ब्रदर से कम है। वह मेरी और सीनियर भाई लोकी के बराबर है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। वीरू और सिया जैसे लोग पहले से ही शीर्ष प्रतिभाओं में गिने जाते थे। मुजीब, रवीना जैसे लोग भी उन्हें हराने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। और गंगा की ताकत उनके बराबर है, ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। मुजीब ने गंभीर होकर पूछा, ये कैसे संभव है? वह सिर्फ सोल कंडेंसेशन के मध्य चरण में है, फिर भी ब्रदर के बाद दूसरे स्थान पर। सिया ने जवाब दिया, जूनियर ब्रदर बेहद ताकतवर है और उसके पास बहुत अनुभव है। उसने अकेडमी के चयन में अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी। अगर वह पूरी ताकत से लड़े तो सीनियर ब्रदर के साथ उसका मुकाबला अनिश्चित हो सकता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। ओमकार नंजीऊ काउंटी के सबसे ताकतवर युवाओं में से एक था, और अब कहा जा रहा था कि गंगा उससे टक्कर ले सकता है। यह अविश्वसनीय था। ओमकार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अनिश्चित परिणाम, इसका क्या मतलब? वह खुद को गंगा से कहीं ज्यादा ताकतवर मानता था। उसने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी गुस्से को दबाया और गंगा से कहा, जूनियर ब्रदर, तुमने बार बार मेरी अवहेलना की, फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की। मैंने सिर्फ तुमसे मदन से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन तुम एहसान फरामोश निकले। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सबके खिलाफ अकेले खड़े हो सकते हो? गंगा मुड़ा और बोला, तुम सच में बहुत पाखंडी और खुद को सही मानने वाले हो। यह मामला तुम्हारा है ही नहीं। ओमकार चिल्लाया, गंगा, इतना कृतघ्न मत बनो। क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी को घायल किया, तुम सही हो? गंगा ने तिरस्कार से कहा, अगर वह गलत नहीं होता तो मैं उसे क्यों मारता? फिर बोला, तुम यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पूरी कहानी पता भी है। मुझे जानने की जरूरत नहीं। तुमने मदन को घायल किया है, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। ओमकार अब अधीर हो चुका था। उसकी ट्रू यूएन ऊर्जा तेजी से उफान मार रही थी और वह किसी भी पल हमला करने को तैयार था। स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। जो मामला सरस के बदले से शुरू हुआ था, वह अब ओमकार और गंगा के बीच टकराव बन गया था। स्थिति बिगड़ती देख सिया आगे बढ़ी और बोली, सीनियर ब्रदर, जूनियर ब्रदर सही कह रहे हैं, पहले पूरी बात समझ लेते हैं। चुप रहो, ओमकार ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे कैसे व्यवहार करना है ये तुम मत सिखाओ। और क्या गंगा का मेरे प्रति यही रवैया होना चाहिए? वह मेरा जूनियर ब्रदर है। अगर वह मदन से माफ़ी नहीं मांगता तो कम से कम मुझसे तो मांगे। उसकी ठंडी नज़र से सिया डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसे अचानक लगा कि उसका आदर्श सीनियर ब्रदर अब स्ट्रेंजर लगने लगा है। वीरू ने धीरे से कहा, सीनियर सिस्टर तेजस को संभालने दो, और उसे पीछे खींच लिया। सिया की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अब सभी लोग चुप थे और ओमकार का फैसला देखने का इंतजार कर रहे थे। ओमकार ने आदेशात्मक स्वर में कहा, गंगा, माफ़ी मांगो, मुझसे माफ़ी मांगो, मदन से माफ़ी मांगो। गंगा हंसा और बोला, ओमकार, मैं अब और समझाना नहीं चाहता, अभी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मुझे भी रिश्ते की परवाह किए बिना तुम्हें सबके सामने अपमानित करना पड़ेगा। गंगा, तुम में काफ़ी हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो?
ओमकार गरजा और अपनी शक्तिशाली ट्रू युआन ऊर्जा छोड़ दी, जिससे सभी लोग हिल गए। मुजीब, सरस और बाकी सभी के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ओमकार की ताकत उनकी सोच से भी ज्यादा है। इतनी ताकत के सामने उन्हें विश्वास था कि गंगा कभी जीत नहीं सकता। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, ओमकार, क्या तुम अपने ही साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, दूसरों की मदद करते हो लेकिन अपने ही लोगों पर हमला करते हो? ये कहकर वो बिना डरे हमला करने के लिए तैयार हो गया। एक बड़ी लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। तभी जो लड़की अब तक पीठ करके बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई, ओमकार को रोकते हुए बोली, सीनियर ब्रदर, मत लड़िए। ये सब गलतफहमी है। आपने गंगा को गलत समझा है। सबकी नज़र उस लड़की पर गई। वह बेहद खूबसूरत थी, आकर्षक शरीर वाली, एक बेहतरीन सुंदरता। उसी समय उसकी कल्टिवेशन भी प्रकट हुई। वह सोल कंडेंसेशन के शिखर स्तर पर थी। बहन, पीछे हटो। जैसे ही सब उसकी पहचान सोच ही रहे थे, रोमा दौड़कर आई और नगीना को पकड़ लिया। जब रोमा और नगीना साथ खड़ी हुई तो सभी ने देखा कि दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक ठंडी और शांत तो दूसरी प्यारी और चंचल। ये समझने में किसी को देर नहीं लगी कि वे दोनों बहनें हैं। नगीना अब तक सबकी ओर पीठ करके बैठी थी और कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बहन उसे पहचान लेगी। लेकिन जब उसने देखा कि ओमकार हमला करने वाला है तो वह घबरा गई और बिना सोचे समझे तुरंत आगे आ गई। तुम घर पर कल्टिवेशन नहीं कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हो? अभी मेरे साथ वापस चलो। रोमा ने गुस्से में नगीना का हाथ पकड़ लिया और उसे भीड़ से बाहर ले जाने लगी। इस समय गंगा सबके गुस्से का निशाना बन चुका था। सिर्फ ओमकार ही नहीं, बल्कि सरस भी उसे मारने की सोच रहा था। रोमा स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन इस झगड़े में फंसे। उसे तो ये भी लगा कि गंगा उसकी बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाया है, इसलिए वह उससे और भी नाराज थी। बहन, चिंता मत करो। नगीना ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, पहले मुझे सब समझाने दो। आप सब लोग सीनियर ब्रदर को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। रोमा ने सख्ती से कहा, भले ही जानबूझकर नहीं किया हो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। सीनियर ब्रदर ने मदन को मेरी वजह से घायल किया। नगीना ने कहा, फिर गंगा की ओर देखकर बोली, सीनियर ब्रदर, आपने अभी सच्चाई क्यों नहीं बताई? गंगा हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पहचान छुपाऊं। अगर मैं बता देता तो तुम्हारा राज खुल जाता। नगीना थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने बात को आगे बढ़ाया और ओमकार से बोली, सीनियर ब्रदर, ये सब गलतफहमी है। मदन नाम का वो व्यक्ति मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। सीनियर ब्रदर ने उसे रोका तो उसने उल्टा उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह उनसे कमजोर था, इसलिए खुद ही घायल हो गया। ये सुनते ही पूरा माहौल हिल गया। मदन के अनुसार तो गंगा ने बेवजह हमला किया था, लेकिन अब सच सामने आ गया। असल में मदन ने बदतमीजी की थी और उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ा। ऐसे में गंगा का उसे घायल करना गलत नहीं था, अब सरस का बदला लेना भी गलत साबित हो रहा था। इतने लोगों के सामने कोई भी बिना वजह जबरदस्ती नहीं कर सकता था, खासकर जब सच्चाई सामने आ गई हो। अचानक माहौल बदल गया और सब चुप हो गए। ओमकार भी उलझन में पड़ गया। अब वह गंगा पर हमला करे या नहीं? तो उसने मेरी बहन की रक्षा की थी। रोमा ने गंगा की ओर देखा, उसकी नज़र थोड़ी नर्म हो गई। कम से कम गंगा इस स्थिति में उसकी बहन की मदद करते हुए फंसा था। हालांकि वह अभी भी नाराज थी कि गंगा उसकी बहन को अपने साथ ले आया, लेकिन उसने तय किया कि इस बात का हिसाब बाद में करेगी। कुछ देर के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। ओमकार ने अपनी ट्रू युआन वापस खींची और मदन से पूछा, जूनियर सिस्टर यिन जो कह रही है, क्या वह सच है? मदन घबरा गया और तुरंत बोला, नहीं, वह झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो, नगीना ने तुरंत जवाब दिया। ओमकार ने गंभीर स्वर में कहा, बहस बंद करो। क्या यहाँ कोई गवाह है? आसपास अभी भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों पक्ष ताकतवर थे, गलत पक्ष लेने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। क्या किसी ने देखा था? ओमकार ने फिर पूछा। पूरा माहौल चुप था, यहाँ तक कि पास वाली मेज पर बैठे लोग भी सिर झुकाकर बैठे रहे। सड़क किनारे के स्टॉल वाला भी आगे बढ़ा, लेकिन फिर डरकर पीछे हट गया। कोई गवाह नहीं है।
ओमकार ने दोबारा पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक भीड़ से एक आवाज आई, हे मैंने सब देखा है, मैं गवाही दूंगा। सबकी नज़र उस तरफ गई। एक आदमी शानदार कपड़े पहने, कमर पर जेड बेल्ट लगाए, भीड़ से बाहर आया। रैन रूई। ओमकार ने उसे पहचान लिया। मुजीब, सरस और बाकी लोग भी उसे जानते थे। रैन रूई नंजियू काउंटी के आयन ब्लड मैनर का शिष्य था, बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली, और काफी प्रसिद्ध भी। वह भी हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भाग लेने आया था, लेकिन ओमकार के साथ उसका ज्यादा मेलजोल नहीं था। सोचा नहीं था कि ब्रदर रैन यहाँ मिलेंगे, ओमकार ने हाथ जोड़कर कहा। ब्रदर MK, बहुत समय बाद, रैन रूई ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसका रवैया ठंडा था। ओमकार ने पूछा, ब्रदर रैन, क्या आपने अभी का मामला देखा? रैन रूई ने पास के एक रेस्टोरेंट की खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, मैं ऊपर बैठकर शराब पी रहा था, खिड़की खोलते ही सब कुछ साफ दिख गया। सबने ऊपर देखा, वहां 4 और लोग बैठे थे, हालांकि संख्या कम थी, लेकिन वे सभी भी नंजियू काउंटी के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। ओमकार ने सोचा कि यह शायद उसे चुनौती देने जैसा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो बताइए, क्या हुआ था? रन रूई ने नगीना की ओर इशारा करते हुए कहा। इस लड़की ने जो कहा, सब सच है। मदन वासना में अंधा था, और उसने सड़क पर ही बदतमीजी की। गंगा ने उसे सबक सिखाया, यह सही ही हुआ। ये सुनते ही सरस गुस्से में बोला, रैन रूई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है? रन रूई ने हल्की हंसी के साथ मदन की ओर देखा। सरस ने तिरस्कार से कहा, कौन जानता है तुम सच बोल रहे हो या नहीं? रैन रूई बोला, मैं गंगा को जानता भी नहीं हूँ, मैं उसके लिए क्यों झूठ बोलूंगा? बस तुम लोगों की जबरदस्ती और सच को तोड़मरोड़ कर पेश करने की कोशिश मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैं सामने आया। मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सरस कुछ कहना चाहता था, लेकिन रन रूई अचानक मदन की ओर मुड़ा और जोर से बोला, मदन, सच बताओ, क्या तुमने बुरी नीयत से उस लड़की को छेड़ा था और फिर हमला किया? उसकी तेज आवाज और शक्तिशाली ट्रू युआन का दबाव इतना था कि मदन डर गया। वह कांपते हुए बोला, मैं गलत था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सब समझ गए, सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब ओमकार का न्याय एक मजाक बन चुका था। बस, बहुत हुआ। ओमकार का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर मदन को चुप करा दिया। सच सामने आ चुका है। ये देखते हुए कि मदन ने सच स्वीकार कर लिया, रन रूई ने कंधे उचकाए, मुड़ा और बगल वाले रेस्टोरेंट की ओर चल दिया, मानो इससे उसका कोई लेना देना ही न हो। गंगा को यह आदमी काफी दिलचस्प लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, ब्रदर रैन। कोई बात नहीं। रैन रूई ने हाथ हिलाया और चला गया। माहौल कुछ अजीब सा हो गया। ओमकार और उसका समूह बड़े जोश के साथ आए थे, लेकिन आखिर में पता चला कि गलती पहले मदन की ही थी। बेशक, सरस को सही गलत की परवाह नहीं थी, लेकिन इतने लोगों के सामने वह अपने भाई का खुलकर पक्ष नहीं ले सकता था, वरना ड्रैगन मार्शल अकेडमी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। जहां तक ओमकार की बात है, उसकी तो इज्जत पूरी तरह चली गई। गलती किसी और की थी, लेकिन सच्चाई जाने बिना उसने अपने ही जूनियर भाई के खिलाफ कदम उठाया। अगर यह बात फैल गई, तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाता। ओमकार ने मदन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मदन, हमें एक स्पष्टीकरण दो। मदन ने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही सरस ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसका पूरा चेहरा सूज गया था, त्वचा फट गई थी, और खून बह रहा था। सरस ने गुस्से में डांटते हुए कहा, अंदर जाओ और खुद को और शर्मिंदा करना बंद करो। बिग ब्रदर। मदन एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और जल्दी से भीड़ से निकल गया। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी मदद कर रहा है। मेरे भाई की गलती थी, उसने सबको शर्मिंदा किया। सरस ने ओमकार, मुजीब और बाकी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इस तरह खत्म होगा। सबको असहज देखते हुए कोई भी रुकना नहीं चाहता था और सब वापस जाने की सोचने लगे। मुजीब ने कहा, अब जब मामला सुलझ गया है, तो चलो बैमिंग टावर वापस चलते हैं। चलो, मैंने अभी अपनी ड्रिंक पूरी नहीं की है। विजय ने माहौल संभालने की कोशिश की।
उसी समय ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग पहले जाओ, मदन का मामला खत्म हो गया है, लेकिन गंगा और मेरे बीच बात अभी बाकी है। ये सुनते ही सभी समझ गए कि गंगा ने अभी ओमकार को नाराज कर दिया था और वह इस बात को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, ओमकार गंगा के पास गया और गहरी आवाज में बोला, मदन के मामले में मैंने तुम्हें न्याय दिलाया है, लेकिन तुमने अभी मेरे साथ बदतमीजी की और अनुशासनहीनता दिखाई, इस पर तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए? ये सुनकर गंगा हंसा और बोला, सीनियर ब्रदर, क्या मैंने सही सुना? अनुशासनहीनता, इसका क्या मतलब है? ओमकार ने कहा, मैं सीनियर हूं और तुम जूनियर, तुम मुझसे रूखे तरीके से बात करते हो और बार बार उकसाते हो, क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? गंगा हंस पड़ा और बोला, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो, मैं तुम्हें सीनियर कहता हूँ, यही तुम्हारे लिए काफी सम्मान है। सच कहूँ तो अगर हम एक ही सेक्ट के न होते तो मैं तुम्हारे जैसे छोटे दिमाग वाले पाखंडी से बात करना भी पसंद नहीं करता। ओमकार गर्जा, गंगा, तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम मुझे अपना सीनियर मानते भी हो? कुल्टिवेशन की वर्ल्ड में ताकत का सम्मान होता है, अगर तुम सच में मेरे सीनियर बनना चाहते हो तो मुझे हराओ, लेकिन तुम में वो क्षमता नहीं है। गंगा ने सिर हिलाया, ओमकार को नजरअंदाज किया और जाने के लिए मुड़ गया। रुको, ओमकार ने गुस्से में दांत भींचते हुए चिल्लाया, लेकिन गंगा ने पूरी तरह अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा। मैंने कहा रुक जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ओमकार गरजा, उसके माथे की नसें उभर आई थीं, वह बेहद गुस्से में था। फिर भी गंगा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गंगा, तुम मौत को बुला रहे हो। आखिरकार ओमकार खुद को रोक नहीं पाया, तेजी से आगे बढ़ा और एक जबरदस्त हथेली का वार किया। उसकी सच्ची ऊर्जा से बनी 10 मीटर से भी बड़ी हथेली की छाया गंगा की ओर बढ़ी। ये हमला सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई राहगीरों को भी घेर रहा था। अगर वे इसमें फंस जाते तो निश्चित रूप से मर जाते। अचानक लड़ाई शुरू होते ही सब चौंक गए, यहाँ तक कि मुजीब, सरस और बाकी लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ओमकार बिना चेतावनी के हमला कर देगा। और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच पहले से ही कुछ दुश्मनी थी। ओमकार, तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो, गंगा गुस्से में चिल्लाया, मुड़ा और अपनी हथेली से उस हमले को रोक लिया। जोरदार धमाका हुआ और ऊर्जा के टकराव से आसपास के कई लोग घायल हो गए। तुम बहुत घमंडी हो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने सीनियर का सम्मान कैसे करते हैं। ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा और फिर से हमला किया। गंगा ने मुके से वार रोकते हुए चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? शहर के बीच में लड़ाई शुरू कर दी, क्या तुम इन मासूम लोगों को मारना चाहते हो? हूँ। ओमकार ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ी और उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए हमला जारी रखा। ये देखकर त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड के बेटे विजय ने भौहें सिकोड़ ली और ओमकार को रोकने ही वाला था। आखिरकार शहर में व्यवस्था बनाए रखना उसकी भी जिम्मेदारी थी। अगर बहुत ज्यादा नागरिक घायल होते तो उसके पिता उसे जरूर जवाबदेह ठहराते, लेकिन वह कुछ करता उससे पहले सरस ने सिर हिलाते हुए धीमे स्वर में कहा, ब्रदर, बस भीड़ को हटाओ, इस गंगा को सजा मिलनी चाहिए। विजय एक पल के लिए झिझका, तभी मुजीब की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, ब्रदर, अभी ड्रैगन मार्शल अकेडमी के अंदरूनी संघर्ष का मौका है। हम देख सकते हैं कि ओमकार और गंगा कितने ताकतवर हैं, और अगर दोनों घायल होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए विजय ने कुछ देर सोचकर भीड़ के साथ चलने का फैसला किया और वहीं खड़ा रहा। विंडफायर सिटी के सिटी गार्ड्स शोर सुनकर तुरंत वहां पहुंच गए। यह असामान्य समय था और वे किसी भी दुर्घटना का जोखिम नहीं उठा सकते थे, वरना ऊपर से सख्त सजा मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, विजय आगे बढ़ा और उनसे बात की, उन्हें हस्तक्षेप न करने और सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए कहा। यंग मास्टर के आदेश पर सिटी गार्ड्स ने कुछ नहीं कहा और तुरंत भीड़ को हटाने लगे। गंगा और ओमकार की लड़ाई देखने में भले ही तीव्र थी, लेकिन दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। गंगा ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि आसपास बहुत लोग थे और वह मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ओमकार भी ज्यादा परेशानी खड़ी करने से बच रहा था, इसलिए वह भी खुद को नियंत्रित कर रहा था। असल में उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने और ये दिखाने के लिए हमला किया था कि वही बॉस है और कोई उसका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो बिना नतीजा निकले वह कैसे खत्म हो सकती है?
दोनों एक के बाद एक हमला करते गए। उनकी लड़ाई और भी तेज होती गई, जिससे आसपास की इमारतों को काफी नुकसान हुआ। अच्छी बात यह रही कि गंगा के मार्गदर्शन में दोनों हवा में उड़कर लड़ने लगे, जिससे आम नागरिकों को चोट नहीं पहुंची। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, अचानक दूर आसमान से एक तेज आवाज गूंजी। कौन है जो इतनी हिम्मत कर रहा है कि विंडफायर सिटी में लड़ाई कर रहा है? आवाज सुनकर पहले तो किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति करीब आया, उसकी भयानक ऊर्जा की तरंगों ने सबके चेहरे बदल दिए। विजय ने आसमान की ओर देखा, उसका चेहरा डर से भर गया और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओह नहीं, ये लेफ्ट इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस है। क्या? लेफ्ट इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस? विजय की बात सुनते ही सिया, मुजीब, सरस और बाकी सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। ये प्रिंस शाह गुप्ता परिवार का एक मुख्य सदस्य था और उसकी कल्टिवेशन लेवल इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच चुकी थी। वो सच में एक महान विशेषज्ञ था। इस बार कियनलॉन्ग कॉन्फ्रेंस की देखरेख राजीव कर रहा था। हालांकि ये युवा पीढ़ी के लोग प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, राजीव शाह गुप्ता परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। पूरे ब्लैक स्टार में कौन है जो शाह गुप्ता परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करे? रुको, लेफ्ट इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस आ चुके हैं। सिया चौंक गई और तुरंत गंगा और ओमकार को आवाज लगाई। राजीव, ये नाम सुनते ही ओमकार का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना हमला रोक लिया और नीचे भीड़ में लौट आया। उसे पता था कि गंगा मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो भीड़ के बीच खड़ा हो गया। गंगा ने भी हमला रोक दिया, नीचे उतरा और ठंडी नजरों से ओमकार को देखा। अब वह सिर्फ उसे नापसंद ही नहीं करता था, बल्कि दुश्मन मानने लगा था। धड़ाम! अचानक जमीन पर जोरदार आवाज गूंजी। एक बूढ़ा आदमी, ढीले ढाले लंबे वस्त्र पहने, जमीन पर उतरा और उसके पैरों के नीचे मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। हालांकि उसने अपनी शक्ति खुलकर नहीं दिखाई, लेकिन उसकी आभा ही भय पैदा करने के लिए काफी थी। गंगा उसकी कल्टिवेशन लेवल को देख नहीं पाया, लेकिन अपने अनुभव से उसने अंदाजा लगाया कि यह बूढ़ा अनडाइंग रेल्म का विशेषज्ञ है। जूनियर विजय, इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस को प्रणाम करता है। विजय सबसे पहले संभला और तुरंत आगे बढ़कर अत्यंत सम्मान के साथ झुक गया। हालांकि वह त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा था, लेकिन राजीव के सामने वह कुछ भी नहीं था। जूनियर ओमकार, इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस को प्रणाम करता है। जूनियर सरस, जूनियर मुजीब, मौजूद सभी जीनियस झुककर राजीव को प्रणाम करने लगे। किसी ने भी जरा सी भी लापरवाही नहीं की। दूर खड़े लोग पहले सिर्फ उसकी आभा से प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि वह एक प्रिंस है, सबके चेहरे पर भय और सम्मान आ गया। कुछ लोग तुरंत घुटनों पर बैठ गए और बाकी भी उनका फॉलो करते हुए झुक गए। कुछ ही क्षणों में पूरी सड़क पर मौजूद लोग राजीव को प्रणाम कर रहे थे। राजीव सड़क के बीच में खड़ा था, उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कोई राजा सब पर नजर डाल रहा हो। तभी उसकी नज़र एक अपवाद पर पड़ी। साधारण लोग घुटनों पर थे, कल्टिवेटर्स झुके हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, बिना सिर झुकाए। वह कोई और नहीं, बल्कि गंगा था। राजीव ने उसे एक नज़र देखा, ऊपर से नीचे तक परखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने विजय से पूछा, यहाँ क्या हुआ? विजय ने जल्दी से कहा, योर हाइनेस, ड्रैगन मार्शल अकेडमी के ओमकार और गंगा के बीच विवाद हुआ और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट आने वाला है, सभी शक्तियां यहाँ इकट्ठी हैं। अगर काबिलियत है तो वहां मुकाबला करो, यहाँ लड़ने का क्या मतलब? यह ओमकार की गलती थी, कृपया उसे दंड दें, योर हाइनेस। ओमकार समझदार था, तुरंत आगे बढ़ा और सजा स्वीकार करने को तैयार हो गया। तुम ओमकार हो? राजीव ने ठंडे स्वर में पूछा। जी, यही जूनियर है, राजीव ने कहा। डीन अभी तुम्हारी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन लगता है तुम्हारा स्वभाव थोड़ा उतावला है, वरना सड़क पर लड़ाई क्यों करते? यह मेरी गलती थी। ओमकार ने ज्यादा सफाई नहीं दी, बस अपनी गलती मान ली। ये देखकर राजीव का रवैया थोड़ा नर्म पड़ा। उसने बाकी लोगों की ओर देखा और पूछा, गंगा कौन है? सभी की नजरें गंगा पर टिक गईं। तभी राजीव को समझ आया कि वही युवक, जिसने झुककर प्रणाम नहीं किया था, गंगा है। उसे प्रणाम न करने से फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन ये युवक सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में था, फिर भी ओमकार उसे तुरंत हर नहीं पाया। ये बात उसे अजीब लगी। गंगा। अचानक राजीव को कुछ याद आया। उसने भौहें उठाई और गंगा से कहा, तुम वही गंगा हो जिसने डुअल रेल्म्स को समझा है? जी सीनियर, गंगा ने हल्का झुककर कहा। राजीव की आंखों में ठंडक चमकी। वह हंसा और बोला, अब समझ आया कि इतना घमंड किस बात का है। तो ये सब तुमने शुरू किया, ऐसे में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही सबने उसकी आवाज में छिपा हत्या का इरादा महसूस किया। साफ था, राजीव गंगा को निशाना बना रहा था। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने हाथ उठाया और एक रोशनी की किरण गंगा की ओर चली गई। वह साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी भयानक शक्ति देखकर सभी के चेहरे बदल गए, यहाँ तक कि घमंडी जीनियस भी डर गए। ओमकार ने मन ही मन तुलना की, अगर वह, सरस, सिया, वीरू, मुजीब और बाकी सब मिल भी जाएं, तो भी ऐसा हमला नहीं कर सकते। अनडाइंग रेल्म बहुत ही भयावह, स्पष्ट था। गंगा ने शाह गुप्ता परिवार को नाराज कर दिया था और राजीव मौका पाकर उसे मारना चाहता था। इस बार गंगा खत्म है, ओमकार ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। बुरा हुआ, जैसे ही वो किरण उसकी ओर आई, गंगा समझ गया कि वह खतरे में है। उसने तुरंत अपनी स्पेशल ब्रेसलेट से काले सफ़ेद डेमोनिक कैट्स को निकालने की कोशिश की। हालांकि उसे भरोसा नहीं था कि वह इस हमले को रोक पाएगा, लेकिन यही उसका सबसे मजबूत सहारा था। लेकिन तभी आसमान से एक और रोशनी की किरण तेजी से नीचे आए। उसने ठीक समय पर राजीव के हमले को रोक लिया, और उसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रबल थी। धड़ाम, दोनों शक्तियां टकराईं और भयंकर विस्फोट हुआ। चारों ओर की इमारतें पल भर में धूल बन गईं। गंगा और बाकी लोग इस ऊर्जा को सहन कर सके, लेकिन कमजोर लोग उस ऊर्जा के तूफान में मारे गए, कुछ तो टुकड़ों में बिखर गए। राजीव चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन उसे आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। कौन है? अपना हमला रोके जाने पर राजीव गुस्से में आ गया और आसमान की ओर देखा। स्विश स्विश स्विश, दर्जन भर से ज्यादा लोग आसमान से नीचे उतरे। गंगा ने देखा, उनमें एलिसन और मोबीन भी थे। बाकी लोगों को वह नहीं पहचानता था, लेकिन उनकी ताकत देखकर साफ था कि वे वॉइड रेल्म से ऊपर के विशेषज्ञ थे। एलिसन के अलावा एक और अनडाइंग रेल्म का विशेषज्ञ भी मौजूद था। एलिसन आगे बढ़ी, मुस्कुराते हुए बोली, हा ब्रदर ऋषु जी, पता नहीं मेरे ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य ने आपको इतना नाराज कैसे कर दिया कि आप उसे मारने पर उतर आए। राजीव की आंखें हल्की से कुड़ी। उसने कहा, डीन, अभी मेरे हमले को तुमने ही रोका था। एलिसन मुस्कुराए और बोली, वरना क्या मैं खड़े होकर देखती कि आप मेरे यूनिवर्सिटी के शिष्य को मार दें। बातों में भले ही हंसी थी, लेकिन दोनों के बीच की टकराहट हर कोई महसूस कर सकता था। राजीव ने ठंडे स्वर में कहा, डीन, आपकी यूनिवर्सिटी के इस छात्र ने सड़क पर हिंसक घटना की है, जिससे इमारतों को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की मौत हो गई। खास बात यह है कि ये असाधारण समय चल रहा है और उसके इस व्यवहार का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्या मुझे उसे थोड़ी सजा नहीं देनी चाहिए? एलिसन हंसते हुए बोले, भले ही उसने सड़क पर अपराध किया हो, लेकिन क्या उसने उतने लोगों को मारा है जितने लोगों पर ब्रदर आरजे ने अभी हमला किया? राजीव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो डीन, आप अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को बचाने की योजना बना रहे हैं? ये बात छुपाने की नहीं है। एलिसन ने सिर हिलाया और आगे कहा, उन्हें वापस ले जाने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें दंड दूंगा, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो मुझे यूनिवर्सिटी के शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, इसलिए मैं ब्रदर ऋषु जी को खुद उनसे निपटने की परेशानी नहीं दूंगा। राजीव की आंखों में ठंडी चमक आई और उसने सख्त स्वर में कहा, डीन, क्या आप कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल। एलिसन ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बल्कि सीधा और निर्णायक जवाब दिया। उनका रवैया देखकर राजीव कुछ देर चुप रहा और अंत में बहस जारी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर वह सच में एलिसन से लड़ता तो उसे अपनी जीत का भरोसा नहीं था। इसके अलावा ड्रैगन मार्शल अकेडमी बहुत शक्तिशाली है और राज परिवार का रवैया भी उन्हें शांत रखने का है, युद्ध शुरू करने का नहीं। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, राजीव एलिसन जैसे उपाचार्य से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। उस स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि डीन अपने शिष्यों को सही तरीके से शिक्षा देंगे, वरना अगली बार वे इतने भाग्यशाली नहीं होंगे।
राजीव ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और बिना कुछ कहे हवा में उड़ गया। ये देखकर सबने राहत की सांस ली। सरस, मुजीब, रवीना और अन्य लोगों ने एलिसन के पीछे खड़े लोगों को झुककर प्रणाम किया। पता चला कि ये लोग 8 लेक्स अलायंस, आयन एम्ब्रॉयडरी सेक्ट और नाइफ सेक्ट के नेता थे। चलो मेरे साथ वापस आओ। एलिसन का चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने गंगा और बाकी लोगों पर नजर डाली और फिर मुड़कर चले गए। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य तुरंत उनके पीछे पीछे चलते हुए अपने निवास स्थान पर लौट आए। भीड़ एलिसन के साथ हॉल में गई। एलिसन मेज के सिर पर बैठ गए, सब पर नजर डाली और गुस्से भरे स्वर में पूछा, कौन मुझे बताएगा कि आज आखिर हुआ क्या था? ओमकार ने गंगा की तरफ एक खतरनाक नजर डाली, भीड़ से आगे बढ़ा, सम्मानजनक भाव बनाया और कहा, डीन, ये सब मेरी गलती है कि मैं अपने जूनियर भाइयों और बहनों का सही नेतृत्व नहीं कर पाया। कृपया मुझे दंड दें। एलिसन ने गंभीर स्वर में कहा, दंड तो निश्चित है, लेकिन उससे पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। गंगा हल्का मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, डीन वाकई समझदार हैं, सीनियर ब्रदर जैसे नहीं, जो आते ही बिना सोचे समझे दूसरों के साथ मिलकर अपने ही शिष्यों के खिलाफ खड़े हो गए। गंगा, ताना मारना बंद करो, एलिसन ने ठंडे स्वर में डांटा और फिर उसकी नज़र नगीना पर गई। ये जानते हुए कि वह सबसे ईमानदार है, उन्होंने पूछा, नगीना, बताओ आज क्या हुआ? जी, डीन। नगीना तुरंत आगे आई और उसने पूरी घटना बिना कुछ छुपाए विस्तार से बता दी। सुनने के बाद एलिसन कुछ देर चुप रहे, फिर गंगा से बोले, तुमने जो किया वह ठीक था, लेकिन तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। इतने अहंकारी नहीं बन सकते, वरना जल्दी ही नुकसान उठाओगे। गंगा हंसते हुए बोला, डीन, मैं अहंकारी नहीं हूँ, बस सीनियर ब्रदर बाहरी लोगों का पक्ष ले रहे थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी घबराहट में मैंने उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। हूँफ, एलिसन ने ठंडी आवाज में फुफकारा और गंगा से ज्यादा कुछ कहने में इंटरेस्ट नहीं दिखाए। फिर उनकी नज़र ओमकार पर गई, जो अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, ओमकार, तुम्हारी ताकत सभी शिष्यों में सबसे अच्छी होनी चाहिए। एक बड़े शिष्य के रूप में तुम्हें अपने जूनियर का साथ देना चाहिए था, लेकिन तुमने सही गलत का फर्क किए बिना गंगा के खिलाफ खड़े होना चुना। इस पर तुम क्या कहोगे? ओमकार ने पछतावे का भाव दिखाते हुए जल्दी से कहा, डीन, इस मामले में मुझसे गलती हुई। मैं जूनियर ब्रदर से माफ़ी मांगने को तैयार हूं और डीन से दंड देने की प्रार्थना करता हूं। एलिसन ने समझाते हुए कहा, यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शिष्य के रूप में तुम्हें हमेशा अपने जूनियर भाइयों बहनों के नज़रिए से सोचना चाहिए, उन्हें दुश्मन या ओपोनेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। और अगर गंगा ने तुम्हें नाराज़ भी किया था, तो भी तुम्हें सार्वजनिक रूप से हमला नहीं करना चाहिए था, वरना क्या तुम ड्रैगन मार्शल अकेडमी को मजाक का पात्र नहीं बना देते? जी, मैं इसे सुधारूंगा, ओमकार ने सिर हिलाकर जवाब दिया। एलिसन ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अगले 10 दिनों तक तुम त्रिलोकपुरी सिटी में इधर उधर नहीं जाओगे, ताकि कोई परेशानी न हो। जब हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट शुरू होगा, तब तुम मेरे साथ फंगलिन ह्यूर शान चलोगे। जी, डीन, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। एलिसन ने हाथ हिलाकर सबको जाने का संकेत दिया। हॉल से बाहर निकलने के बाद सभी शिष्य उदास चेहरे के साथ अपने अपने कमरों में लौट गए। ओमकार के पीछे वीरू और सिया थे। कमरे में प्रवेश करते ही ओमकार ने हाथ में पकड़ा चाय का कप एक हाथ से कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसने गहरे स्वर में कहा, गंगा बार बार मेरे खिलाफ जा रहा है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए समझाया, सीनियर ब्रदर, असल में सीनियर ब्रदर भी। यहाँ से निकल जाओ। सिया के बोलने से पहले ही ओमकार ने उंगली दिखाते हुए गुस्से में उसे डांट दिया। सिया का चेहरा उतर गया। सीनियर ब्रदर, मैं समझ नहीं आती तुम्हें, ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। सिया का दिल भर आया, उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गुस्से में पैर पटका, कमरे से बाहर भागी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह लगभग टूट ही गया। हूँफ, ओमकार ने ठंडी फुफकार भरी, फिर वीरू की ओर देखते हुए कहा, वीर, तुम भी कहीं गंगा की तारीफ तो नहीं करने वाले? बिल्कुल नहीं, वीरू ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम जानते हो कि सीनियर सिस्टर ई तुम्हें पसंद करती है, फिर तुम उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब वो पूरी तरह गंगा के पक्ष में है, मुझे उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा। वीरू ने हल्की हंसी के साथ कहा,
तेजस, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? ओमकार की आंखों में हत्या की चमक उभरी। मैं गंगा को मार डालूंगा। मार दोगे? वीरू चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओमकार इतना निर्दयी होगा। ओमकार ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ वीर, तुम्हें ये ठीक नहीं लगता? अगर तुम करना चाहते हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। वीरू मुस्कुराया, लेकिन गंगा सच में बहुत मजबूत है और हमारे पास उसे मारने का सही मौका नहीं है। ओमकार ने कहा, दो तरीके हैं। पहला, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में मैं उससे मिलूंगा, गलती का नाटक करूंगा और उसे मार दूंगा। और दूसरा तरीका? वीरू ने पूछा। ओमकार बोला, हम उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाने का तरीका ढूंढेंगे, फिर घात लगाकर उसे मार देंगे। उसे बाहर लाना आसान नहीं होगा। वीरू ने भौहें सिकोड़ लीं। ओमकार ने कहा, हम नगीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे भाई, तुम ठीक हो? सरस ने मदन की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था, और चिंता से पूछा। मदन ने अपने गाल को छुआ, हल्की कड़वी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूं। सरस की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने गहरे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मदन की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, भाई आप क्या करने वाले हैं? सरस ने कहा, मैंने पहले ही लोगों को ड्रैगन मार्शल अकेडमी के निवास पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। जैसे ही गंगा बाहर निकलेगा, मुझे खबर मिल जाएगी। अगर वह किसी सुनसान जगह जाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मदन ने चिंता से कहा, लेकिन मैंने सिया से सुना है कि गंगा की ताकत उसके बराबर है। अगर आप उसे एक ही वार में नहीं मार पाए और राजीव जैसे किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सरस ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं न सिर्फ पानी के अंदर लड़ने में माहिर हूँ, बल्कि हत्या करने में भी विशेषज्ञ हूँ। गंगा निश्चित रूप से मेरे हाथों मरेगा, और उसकी ताकत उतनी भी नहीं हो सकती जितनी सिया ने बताई है। आखिर उसका स्तर सिर्फ सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है। भाई, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जरूर। उस कमीने ने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। जब समय आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, उसका सिर आपके लिए छोड़ दूंगा भाई, ताकि आप उसे नमूने की तरह रख सकें। थक 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 जब बाकी लोग चुपके से गंगा के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर रोमर और नगीना खड़ी थीं। रोमर लंबी और पतली थी, काले कपड़े पहने हुए। उसका स्वभाव शालीन और ठंडा था। वह एक खिले हुए गुलाब की तरह सुंदर लग रही थी। लेकिन यह ऐसा गुलाब था जिसमें कांटे भी थे, जो लोगों को आकर्षित भी करता था और दूरी बनाए रखने पर मजबूर भी करता था। नगीना थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसका शरीर अधिक आकर्षक था और स्वभाव बेहद नर्म था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो लोगों को वसंत की हवा जैसा सुकून देती थी। दोनों बहनों को देखकर गंगा को मानना पड़ा कि वे सच में बहुत सुंदर थीं। लेकिन रागिनी से मिलने के बाद, जिसने अपनी आधी डेमन ब्लडलाइन सक्रिय कर ली थी, गंगा अब किसी भी सुंदर महिला के प्रति थोड़ा उदासीन हो गया था। उनकी सुंदरता रागिनी के सामने फीकी लगती थी। वह शांत रहा और पूछा, कोई काम है? रोमा का चेहरा सामान्य ही रहा, लेकिन उसका स्वर ठंडा नहीं था। उसने पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। गंगा ने दरवाजा खोला और दोनों बहनों को अंदर आने दिया। गंभीर भाव से रोमा ने हाथ जोड़कर कहा, सीनियर ब्रदर, पहले जो गलतफहमी हुई थी उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दें। उसे पूरी घटना का पता चल चुका था और अपनी बहन से गंगा के स्वभाव को समझकर वह खास तौर पर माफी मांगने आई थी। कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया, गंगा ने मुस्कुराकर कहा। रोमा ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, विदा। अभी आई और तुरंत जा रही है। गंगा थोड़ा रुका, फिर बोला, रुको। क्या बात है सीनियर ब्रदर? रोमा ने मुड़कर पूछा। गंगा ने कहा, जूनियर सिस्टर रोमा, क्या तुम्हारे मन में कुछ है जिसे तुम किसी से कहना चाहती हो? मैं सुन सकता हूँ। और जब मैं अर्थ मार्शल स्टार पर था, तब मैंने मनोवैज्ञानिक सलाहकार का लाइसेंस भी लिया था। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या मतलब? रोमा ने भौहें सिकोड़ लीं। वह हैरान दिख रही थी। गंगा ने कहा, तुम्हारा परिवार रमन द्वारा खत्म कर दिया गया, और तुम अब तक गिनी की देखभाल करते हुए उस दर्द को सह रही हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत बोझ है, जिसे तुमने कभी जाहिर नहीं किया। भले ही हम ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है।
ये सुनकर रोमा कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में कमजोरी की एक झलक दिखी। उसने नगीना की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जिनी, क्या तुमने सीनियर ब्रदर को ये सब बताया? हाँ दीदी, नगीना ने बिना छुपाए सिर हिलाया। रोमा ने भौहें सिकोड़कर गंगा से कहा, सीनियर ब्रदर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत मजबूत हूँ और मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वह नगीना को लेकर बाहर चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने धीरे से कहा, छोटी बहन, सीनियर ब्रदर से सावधान रहना, लगता है उसे हम दोनों बहनों के लिए भावनाएं हैं। गंगा ये सुनकर निरुत्तर रह गया। रोमा की बात साफ तौर पर उसी के लिए थी। सिर हिलाते हुए गंगा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दरवाजा बंद किया और साधना करने लगा। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। उस दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब गंगा ने दरवाजा खोला तो बाहर नगीना खड़ी थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही गंगा हंसकर बोला, जिनी, तुम्हारी बहन ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा था, फिर भी तुम आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? आप मुझे नहीं खाएंगे। नगीना मुस्कुराई और बोली, सीनियर ब्रदर, मैं आज अपनी बहन की ओर से आई हूँ। वह आपको बुलाना चाहती है। मिलना चाहती है? गंगा ने हैरानी से पूछा, वह खुद क्यों नहीं आए? नगीना ने कहा, दीदी ने कहा कि यहाँ बहुत लोग हैं और अगर आप उसके कमरे में ज्यादा देर रहेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए वह शहर के बाहर एक सराय में आपका इंतजार कर रही हैं। गंगा हंसा और बोला, तो उसने अपना मन बदल लिया और अब चाहती है कि मैं, उसका काउंसलर, उसे मार्गदर्शन दूं? शायद। नगीना ने सिर हिलाया। गंगा ने पूछा, लेकिन शहर के बाहर क्यों? नगीना ने कहा, डीन ने कहा है कि हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हमें शहर में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, इसलिए बाहर ही मिल सकते हैं। ठीक है। गंगा ने सिर हिलाया और नगीना के साथ निकल पड़ा। जैसे ही वे निकले, सरस के भेजे हुए लोग तुरंत उनके पीछे लग गए और एक व्यक्ति 8 लेक्स अलायंस के निवास पर सरस को खबर देने चला गया। त्रिलोकपुरी सिटी के बाहर एक सराय में रोमा निजी कमरे में बैठी थी और उसके साथ 2 लोग थे। ये 2 लोग थे ओमकार और वीरू। रोमा ने सम्मान से कहा, सीनियर ब्रदर, मेरी बहन सीनियर ब्रदर को बुलाने गई है। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, मना नहीं करेंगे, वह जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। ओमकार ने हाथ जोड़कर कहा, बहनों, आपने कष्ट किया, यहाँ तक कि झूठ भी बोलना पड़ा, धन्यवाद। रोमा ने कहा, सीनियर ब्रदर, भले ही इस बार आपने सीनियर ब्रदर से झूठ बोला हो, लेकिन अगर आप दोनों के बीच सुलह हो जाती है तो यह अच्छी बात है। आखिर आप दोनों यूनिवर्सिटी के भविष्य के स्तंभ हैं, आपका टकराव यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। ओमकार ने कहा, जूनियर ब्रदर बहुत अहंकारी है, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। रोमा बोली, अगर आप नर्म और सच्चे रहेंगे तो सीनियर ब्रदर से बात करना आसान है। हाँ, उम्मीद करता हूँ। ओमकार की आंखें इधर उधर घूमी, फिर उसने कहा, जूनियर सिस्टर यिन, आप यहीं इंतजार करें, मैं और वीरू बाहर जाकर जूनियर ब्रदर का स्वागत करते हैं। मैं भी चलती हूँ। रोमा खड़ी हो गई। ओमकार ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, हम ही जाते हैं तो ज्यादा सच्चा लगेगा, और कुछ बातें मैं पहले जूनियर ब्रदर से अकेले में करना चाहता हूँ। ये, रोमा थोड़ा झिझकी, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। वह वापस बैठ गई और बोली, ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी। ओमकार ने वीरू को इशारा किया और दोनों सराय से निकलकर त्रिलोकपुरी सिटी की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 10 मील दूर जाकर घात लगाकर छिप गए। जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। 2 नई सीरीज़ मिल चुकी हैं और आपको एक्स्ट्रा एपिसोड वाली सीरीज़ में मैं डालता हूँ। रूथलेस, मैं उदा नहीं हूँ, और बाकी सीरीज़ के भी एक्स्ट्रा एपिसोड और स्टार्टिंग के एपिसोड भी आज मैं शुरू कर रहा हूँ सारे। ऑल एपिसोड ऑफ स्टार्टिंग सीरीज़ आर अपलोडेड। सारे सीरीज़ के एपिसोड आज डाल दूँगा मैं। स्टार्टिंग से सारे एपिसोड स्टार्ट होंगे और ये रहा मेरा सागा सीरीज़ का नाम है एप्लीकेशन का। ये लोगो है, डाउनलोड कर लेना।